एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं और आज हम रिवाइज करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 आफ्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। आई होप इससे पहले आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के रिवीजन वीडियो देख ली होगी। रीजन बीइंग ये तीनों एएस आपके इंटर रिलेटेड है, ठीक है। एस 23 और 27 तो आपके न्यूली एडिड एएस है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एस 21 क्या था आपका, कंसोलिडेशन इन केस ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। एस 23 आपका क्या है, कंसोलिडेशन इन केस ऑफ एसोसिएट्स कंपनी, ठीक है। और एस 27 में हम क्या पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन इन केस ऑफ अ जॉइंट वेंचर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेशन इन केस ऑफ एसोसिएट कंपनीज। पहले सोचो कि एसोसिएट का मीनिंग क्या होता है। आपको पता है एसोसिएट होता क्या है? अगर हम इसकी कंसोलिडेशन करने सबसे पहले मीनिंग जानो। Associate is an enterprise in which the investor has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture. Subsidiary का मीनिंग हमने क्या देखा था, एस 21 में पढ़ा था, जिसके पास आपके 51% और मोर की शेयर होल्डिंग होती है। तो अगर उसमें केस में तो आप सब्सिडरी बन जाओगे, लेकिन आपके 51% और मोर की शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही आपका जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर हम एस 27 में पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू कि आपके पास एक जॉइंट कंट्रोल है। बाकी हम डिटेल में एस 27 में पढ़ेंगे। तो आप कह रहे हो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का फिर मीनिंग क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रेफर्स टू पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड और ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टी बट नॉट कंट्रोल ओवर दिस पॉलिसीज। आप उसकी डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टिंग डिसीजन है या फाइनेंसिंग डिसीजन, आप उसमें क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। मतलब कि आपकी सुनी जाएगी, आपका इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन कंट्रोल अल्टीमेटली किसका होगा, होल्डिंग कंपनी का। For the purpose of consolidation, any enterprise having 20% or more of the voting power or any interest, directly or indirectly, in any other enterprise will be assumed to have significant influence in other enterprise. तो हम कहते हैं significant influence का मतलब क्या होता है, आपके पास greater than equal to 20% का voting power है, but up to 50%, क्योंकि अगर above 50% हो गया तो आप किस में आ जाएंगे, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप में। क्लियर? An enterprise can influence the significant economic decisions making by many ways. ये आपका अभी MTP में MCQ आया था, स्टडीमेट का MCQ है कि आप किस किस वे में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडी ऑफ द इन्वेस्टी, आप उसके बोर्ड में क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, आप उसकी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सन, मैनेजमेंट आपके एक्सचेंज हो रहे दो कंपनीज के बीच में। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, आप उसको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। तो इन केसेस में आप क्या बोलते हो कि आपका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिसीजन पे इम्पैक्ट है। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन हम क्या देखते हैं, आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 20% का वोटिंग पावर होना चाहिए। अब कह रहे हो आप अकाउंटिंग कैसे करोगे, एकदम सिंपल सा है, इसमें आपको कोई लंबा एएस नहीं है, वो थोड़ा सा ही टॉपिक इसमें पढ़ना है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, आप कह रहे हो आपने जो एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसएफएस में तो उसको एएस 13 के अकॉर्डिंग दिखाओ। एएस 13 क्या है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस में कैसे दिखाओगे, अप्लाई एएस 23, दैट इज इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड क्या होता है? The equity method is a method of accounting whereby the investment is initially recorded at cost, identifying any goodwill capital reserve। कुछ सुना सुना लग रहा है, goodwill capital reserve कहाँ पे पढ़ा था ये हमने, एस 21 में कंसोलिडेशन में हमने पढ़ा था गुडविल कैपिटल रिजर्व। तो इसमें भी हमें सेम निकालना है। अराइजिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन के टाइम पे हम निकालते थे डेट ऑफ एक्विजिशन, ये टर्म्स आपको याद आ रही होंगी। द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एडजस्टेड देयर आफ्टर फॉर पोस्ट एक्विजिशन चेंज। पोस्ट एक्विजिशन चेंज कुछ याद आया, पोस्ट एक्विजिशन हम प्रॉफिट्स पढ़ते थे, ठीक है। इन द इन्वेस्टमेंट शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ इन्वेस्टी, आपको क्या करना है, इनिशियली उसको किस पे रिकॉग्नाइज करना है, कोस्ट पे, आइडेंटिफाइंग द गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। और जो पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस होगी वो अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन मींस डेट ऑफ एक्विजिशन पे आप कैसे उसको शो करोगे। एग्जांपल दे रखा है, ए लिमिटेड होल्ड्स 22% शेयर्स इन बी लिमिटेड ऑन 1st अप्रैल ऑफ द ईयर एंड फॉलोइंग आर द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन डेट। देखो कितनी शेयर होल्डिंग है, 22%, मोर देन 20% है, लेकिन लेस देन 50% है, दैट इज एस 23 इज एप्लीकेबल, एसोसिएट कंपनी। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखे है आपको, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 33,000, सेम हमने पढ़ा था एस 21 में। आपका सीओआई कितना है, 33,000 का। एंड टोटल इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस,
हम यही लेते थे अपना गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए। वो आपने देखा कितना आ रहा है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 2 lakhs। 2 lakhs में से आपका शेयर कितना है? योर शेयर इज 22%। 2 lakh into 22%, your share in equity and pre-acquisition reserves and surplus is 44,000. However, you have just invested 33,000. आपको कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा एसेट्स मिल रहा है, तो आपका क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व 11,000। हम ऐसे ही करते थे ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस शेयर इन नेट एसेट्स। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 33,000, शेयर इन नेट एसेट्स इज 44,000। लेस करा, आपका क्या आ गया? 11,000 का नेगेटिव अमाउंट, एंड नेगेटिव अमाउंट मीन्स कैपिटल रिजर्व। इसका आप बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे? आपको जैसे उसमें हमने देखा था एसेट लायबिलिटी सब मर्ज कर दी थी, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ क्या दिखाना है? अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट एज पर AS 23। कैसे दिखाओगे? शेयर ऑफ नेट एसेट्स इन एज ऑन 1 April 44,000 का आपका शेयर इन नेट एसेट्स है। कैपिटल रिजर्व उसमें से लेस कर दो, ये आपकी क्या थी? कॉस्ट। तो हमने क्या पढ़ा था इक्विटी मेथड में? इनिशियल रिकॉग्निशन आपको किस पे करना है? कॉस्ट पे। आइडेंटिफाइंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल कैपिटल रिजर्व आपने आइडेंटिफाई कर लिया। एग्जांपल 2 देखो, इन अबव एग्जांपल इफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 55,000 इंस्टेड ऑफ 33,000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपकी 55,000, शेयर तो आपका सेम ही रहेगा, कितना था? 44,000। दिस टाइम इट इज अ पॉजिटिव 11,000। पॉजिटिव मींस इट इज योर गुडविल। 11,000 इज योर गुडविल। अब आप बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, शेयर ऑफ नेट एसेट्स इज 44,000. You have to add the goodwill 11,000 and you will initially recognize the investment at 55,000. I hope it is clear. बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपको दिखाना है कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैरिंग अमाउंट क्या मतलब होता है? बैलेंस शीट डेट पे आप इन्वेस्टमेंट को किस पे शो करोगे? हर बैलेंस शीट डेट पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पे शो करोगे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का क्या करते हैं? ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ प्रॉफिट्स भी अर्न करे होंगे ना, उनका क्या करोगे? Value of investment shall be increased by share in post-acquisition profits of an associate. However, it shall be decreased by share in post-acquisition losses of an associates. आपको उसको कहाँ से चार्ज कर देना है? कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट से। एक साइड तो आप क्या करोगे? अपनी इन्वेस्टमेंट में उसको ऐड कर दोगे, एक साइड P&L में क्रेडिट कर दोगे, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। जैसे कि सपोज आपका प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपीज का, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, आपका शेयर कितना था? 20%. So your co-investment, जो carrying amount of investment है, will be increased by rupees 40,000. If it is a loss, तो आपका less हो जाता है, ठीक है? और उसको consolidated P&L अकाउंट में भी अपना चार्ज कर दोगे। नोट है इसमें, if an investment share of losses of an associate equals or exceeds the carrying amount of the investment is reported at nil value unless guaranteed by investor. ऐसा एक सिमिलर पॉइंट हमने S21 में पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? कि अगर आपका जो कैरिंग अमाउंट है वो नेगेटिव जा रहा है तो आप उसको क्या दिखा दोगे? निल दिखा दोगे। या राइट, हमने इसको किस में पढ़ा था? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने S21 में पढ़ा था कि इसको आप नेगेटिव नहीं दिखा सकते, निल दिखा दोगे। तो सिमिलरली अगर आपने एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और शेयर इन लॉसेज ऐड करने के बाद आपका नेगेटिव वैल्यू जा रही है तो आप उसको किस पे दिखा दोगे? निल पे। इफ एन एसोसिएट सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट्स प्रॉफिट, the investor resumes including its share of those profits only after its share of profits equal to share of net losses have not been recognized. Similarly, minority interest में पढ़ा था कि इसके losses को कौन आपका absorb कर लेता है? majority. In future कभी आपके profits होते हैं तो सबसे पहले सारे profits majority के पास जाएंगे until and unless उसने जितना loss absorb करा था वो set off नहीं हो जाता। Similarly, अगर इसमें आपके subsequently क्या हो रहा है? profits हो रहा है, तो जितना लॉस आपने रिकॉग्नाइज नहीं करा था ना, कि नेगेटिव वैल्यू ना दिखाया आपके, उतना प्रॉफिट आप शो नहीं करोगे। जब वो सारा रिकवर हो जाएगा उसके बाद का प्रॉफिट आप शो करते हो, ठीक है? देन आपका आता है डिविडेंड। डिविडेंड का क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी डिक्रीज्ड बाय शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड ऑफ एन एसोसिएट। आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेस कर देना है। देखो, प्री एक्विजिशन था, कॉस्ट में से हम लेस करते हैं, पोस्ट एक्विजिशन है, उसको भी हम इसमें लेस करना है। इसको हम एक क्या मान के चलते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI मतलब कि आपका क्या आ रहा है? रिटर्न आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपने पूरे के प्रॉफिट्स ऊपर ऐड कर चुके हैं, यहाँ पे डिविडेंड आप लेस कर देते हो। इन केस डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट इट परटेन्स टू दैट रिपोर्टिंग ईयर, द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी कंप्यूटेड विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रपोज्ड डिविडेंड। आप सिर्फ प्रपोज्ड डिविडेंड जो आपका नेक्स्ट ईयर में डिक्लेयर हो रहा है उसको कंसीडर नहीं करोगे, जो करंट ईयर में हुआ है उसको करोगे।
Any pre-acquisition dividend shall be first deducted from amount of investment in standalone financial statements. Post-acquisition adjustment to calculate carrying amount in CFS shall be done on basis of such revised cost of investment. मतलब in short pre-acquisition dividend को cost of investment में से less कर दूंगा, post acquisition वाले को भी आप carrying amount में से less ही करोगे. Unrealized profit का क्या करते हैं? S21 में देखा था, eliminate कर देते हैं. Any unrealized profit on sales between investor company and associates to the extent of investor share shall be eliminated from CFS. जितना अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, मतलब अनसोल्ड स्टॉक पे अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आपकी जो इन्वेस्टी कंपनी थी और इन्वेस्टर कंपनी थी, दोनों के बीच में कुछ ट्रांजेक्शंस हो रही है. अभी उसमें से कुछ स्टॉक क्या है, अनसोल्ड पड़ा हुआ है, उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा. वो प्रॉफिट क्या आपका रियलाइज हो गया? नहीं, वो क्या है आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है. तो उस अनरियलाइज प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे. एलिमिनेट कैसे करेंगे? स्टॉक भी कम हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के शेयर में से उसको लेस कर देंगे. देखो यहाँ पे हम स्टॉक में तो दिखा ही नहीं, हम क्या दिखा रहे होते, सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में अपना हिस्सा दिखा रहे होते ना, तो उस प्रॉफिट में से उसको लेस कर देंगे. क्लियर? सर्कमस्टांसेस अंडर विच इक्विटी मेथड इज फॉलोड. वो कह रहे हैं इक्विटी मेथड कब फॉलो करना है. Equity method of accounting is to be followed by all enterprises having significant influence on their associate except in the following cases. इन दो केसेस में आपको इक्विटी मेथड नहीं लगाना, अदरवाइज जब भी आपके एसोसिएट आपको इक्विटी मेथड लगाना है. क्या? कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्परेरी. टेम्परेरी मतलब विद इन 12 मंथ्स आप उसको डिस्पोज ऑफ करने वाले हो. फ्रॉम एक्विजिशन आपका जो शेयर होल्डिंग है वो लेस देन 20% होने वाली है. राइट? दूसरा, लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस. जो भी आपकी इन्वेस्टी कंपनी है वो किस में है, लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगी हुई है. लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन से किससे? गवर्नमेंट से, कि वो आपको फंड्स ट्रांसफर नहीं कर सकते. एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स हम पढ़ते हैं AS21 में. मतलब AS23 में देख रहे हो आपको कुछ खास नया पढ़ने को नहीं है, बस इसके 4-5 क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रैक्टिस करना है और आपका ये बिल्कुल AS21 जैसा ही है. डिफरेंसेस कि AS21 में हम सारे एसेट लायबिलिटीज को मर्ज कर देते थे, इसमें सिर्फ हमें अपनी इन्वेस्टमेंट दिखानी है और इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं. An investor shall discontinue the use of equity method from the date. वो इन्वेस्टर जो है इक्विटी मेथड कब से नहीं लगाएगा, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस खत्म हो गया. सपोज उसके पास अब 10% होल्डिंग रहेगी, एसोसिएट ही नहीं बची. एसोसिएट्स ऑपरेट अंडर सिवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस. और जब आपका इक्विटी मेथड नहीं लग रहा, उसके बाद से आप अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंग करोगे, AS13 के अकॉर्डिंग. ठीक है? यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज. आपकी जो इन्वेस्टर कंपनी है, सपोज A लिमिटेड थी और B लिमिटेड थी. A ने B में 30% शेयर्स ले रखे थे, तो अगर इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट है तो आप क्या करते हो, बी को किसके लिए तरह कन्वर्ट कर देते हो, ए की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग. अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेस्टेड CFS शैल बी यूनिफॉर्म. इन केस ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट शैल बी मेड. अलाइनमेंट ऑफ रिपोर्टिंग डेट्स. आपकी रिपोर्टिंग डेट सेम होनी चाहिए. अगर ए की आपके पास है 31 मार्च 24 की, बी की आपके पास है 31 दिसंबर 23 की, तो आप एडजस्टमेंट्स करोगे बी वाली में, इन्वेस्टी कंपनी वाली में आप एडजस्टमेंट्स करोगे और उसको भी 31 मार्च 24 पे ले आओगे. डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है दो रिपोर्टिंग डेट्स में, नॉट मोर देन 6 मंथ्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स. अगर आपने कुछ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं तो उसको आपको यूज नहीं करना, मतलब किस कैलकुलेशन में कि आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं है. एट प्रेजेंट आपके जितने शेयर्स है ना, आप उसमें देखो कि आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 20% की शेयर होल्डिंग आ रही है या नहीं आ रही. ये क्वेश्चन अभी आपका आया था न्यू स्कीम की ICAI के क्वेश्चन में था कि अगर आपके पास कुछ पोटेंशियल शेयर्स है. पोटेंशियल शेयर्स का मतलब क्या होता है, अगर कंपनी सपोज कोई डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करेगी, जो कह रहे हैं इन फ्यूचर आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स में. पोटेंशियल शेयर्स है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उसको आपको कंसीडर नहीं करना 20% की होल्डिंग निकालने में. अभी जितने शेयर्स है ना, उतना देखो कि आपके उसमें 20% से ज्यादा है या नहीं है. अगर आपने फ्यूचर में कन्वर्ट करे ही नहीं तो क्या आपको कंसोलिडेशन करने की नीड पड़ेगी? नहीं. तो हम फ्यूचर को लेके ही नहीं चलेंगे, हम प्रेजेंट लेके चलेंगे. The potential equity shares of the investee held by investor shall not be taken into account for determining the voting power of the investor. Step acquisition. स्टेप एक्विजिशन का मतलब होता है कि आप एक ही साल में अलग अलग दिन पे एक्विजिशन कर रहे हो, तो क्या करें, गुडविल कैपिटल रिजर्व कब निकालेंगे, जब जब आपने एक्विजिशन करा तब तक गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालो. इन केस ऑफ स्टेप एक्विजिशन, that is investment made in associate on different dates, goodwill capital reserve shall be calculated separately for each date. On balance sheet date, net amount of goodwill capital reserve shall be shown. Example, A Limited acquired 10% stake of B Limited on April 1 and further 15% on October 1 during the same year. अदर इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज. सबसे पहले आपको बोला कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10% के लिए कितनी थी, 1 लाख, एंड 15% के लिए 1,45,000.
नेट एसेट्स अप्रैल 1 को थे 850 एंड अक्टूबर 1 को थे 10 लाख। अब आपने देखा 1 अप्रैल को आपने इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख की, आपके पास नेट एसेट्स कितने हैं 8,50,000। 8,50,000 में आपने स्टेक कितना लिया 10%, तो 85,000 का स्टेक ले लिया, तो आपकी क्या आ गई गुडविल आ गई कितने की 15,000 की। उसके बाद देखा आपने अक्टूबर 1 में, अक्टूबर 1 में आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, सॉरी यार जस्ट गिव मी अ मिनट, चलो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। अगर अक्टूबर 1 में आपने फिर से कुछ इन्वेस्टमेंट करी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखोगे आप, उसमें से लेस करोगे उस दिन के नेट एसेट्स में आपका कितना शेयर आ रहा है उसको लेस कर दोगे, अपना गुडविल या कैपिटल रिजर्व रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है जी। अब आप देखोगे जैसे फर्स्ट आपका केस में गुडविल आया था फर्स्ट एक्विजिशन पे 15,000 का, अगर यहाँ पे आपका कैपिटल रिजर्व आ जाता है फॉर एग्जाम्पल 10,000 का, सेम ईयर की बात करें, एक एक्विजिशन पे गुडविल आया, एक पे कैपिटल रिजर्व आया, तो आप क्या करोगे बैलेंस शीट डेट पे नेट गुडविल कितने की दिखाओगे 5,000 रुपीज की। गॉट इट। तो आपको क्या करना होता है, अगर आप अलग अलग दिन पे एक्विजिशन कर रहे हो, अल्टीमेटली पहले आपने 10% करा फिर 15% करा, तो अल्टीमेटली तो आपकी एसोसिएट बन गई ना 25%, तो आप दोनों टाइम पे गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करोगे और नेट अमाउंट बैलेंस शीट में शो कर दोगे। आई होप इट इज क्लियर। इतना ही था आपका AS 23। अब हम रिवाइज करेंगे AS नंबर 27। AS 27 बहुत इजी AS है आपका, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या होता है पहले ये बताओ। अभी तक हमने अपना पढ़ते थे फाउंडेशन में या उसमें, जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या होता है, दो कंपनी साथ में आके एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम कर रही है, ठीक है, कुछ जॉइंट कंट्रोल है उनका। तो यहाँ पे हमें उसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी है, देन उसके टाइप्स पढ़ने हैं। Joint venture is a contractual agreement whereby two or more parties undertake an economic activities which is subject to joint control। आपकी डेफिनेशन में हर वर्ड की इंपॉर्टेंस है। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए आपका, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट मतलब कि कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपका। टू और मोर पार्टीज होनी चाहिए, पार्टीज कैन बी इंडिविजुअल और एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, और उनका क्या होना चाहिए जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए। जॉइंट कंट्रोल मींस फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस होने चाहिए उन लोगों से, उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट कंट्रोल इज द कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल ओवर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टीज आपकी कोई भी हो सकती है, कंपनी, एओपी, बीओआई, कुछ भी हो सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए, राइट। वेंचर का मतलब क्या होता है, जिसका जॉइंट कंट्रोल होता है जॉइंट वेंचर पे। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर होता है अगर आपने किसी कंपनी में सिर्फ शेयर्स ले लिए, आपका कोई कंट्रोल वगैरह नहीं है, आपने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जरूरी है, आपने क्या नहीं कर रखा, एग्रीमेंट नहीं कर रखा, तो आप जॉइंट वेंचर में वेंचरर नहीं बोलेंगे, वो आपको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टर बोलेंगे। और हम यहाँ किसकी बात करते हैं, वेंचरर की। CFS किसको बनाना है, वेंचरर को। ठीक है, अगर आपने नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो हम आपको देखेंगे AS 13, 21 और 23 के अकॉर्डिंग। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के बाद आपके जॉइंट कंट्रोल आया तो AS 27 में देखते हैं। आई होप इट्स क्लियर। फिर हम देखते हैं अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट साइन बाय पार्टी टू सेफगार्ड इट्स राइट, सच एग्रीमेंट विल नॉट मेक पार्टी अ वेंचरर। और आपने कोई एग्रीमेंट करा था सिर्फ अपने राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, बैंक ने आपसे कोई एग्रीमेंट कर लिया कि आप कोई भी मतलब इंडस्ट्री बोल दी कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, इट इज अ रिस्की इंडस्ट्री सो यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन दैट, क्योंकि हमने आपको बहुत हैवी लोन दे रखा है, हमारे पैसा खतरे में हो जाएगा, तो वो क्या करा, उसने अपना राइट सेफ गार्ड करने के लिए करा, सो इट इज नॉट अ जॉइंट कंट्रोल। If the contractual agreement has assigned the role of manager to any of the venture, it will not disqualify means venture। अगर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये चीज देखना, हाँ जी, अगर आपके A और B दो लोगों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया AB, ठीक है, अब जो A है उसको क्या बोला कि हमारा जॉइंट कंट्रोल तो है ही, साथ में ना इस जॉइंट वेंचर को आप क्या कर लो, मैनेज भी कर लो, तो क्या इससे वो आपका वेंचरर नहीं रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा, वेंचरर भी है ये और मैनेज भी कर रहा है। लेकिन एक आपने क्या करा, बाहर से एक मिस्टर C को अपॉइंट कर दिया और उसको बोला कि जो हमारा वेंचर है उसको क्या करना, मैनेज करना। ठीक है, क्या है मैनेजर, आपका मिस्टर C जो है वो क्या कर रहा है, इसको मैनेज कर रहा है, और पेन साथ नहीं दे रहा आज, तो अगर वो मैनेज कर रहा है
तो ए और बी के डिसीजंस के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो उसके केस में आप क्या बोलोगे, मिस्टर सी क्या वेंचरर है? नहीं, वो आपका नॉर्मल एक मैनेजर है और उसका आपको क्या करना है, उसकी सैलरी को कहाँ पे चार्ज कर दोगे आप, P&L अकाउंट में। ठीक है जी। अब आपका आता है ये वाला, मिस्टर सी वाला है, इफ ऑपरेटर डज नॉट कंट्रोल द जॉइंट वेंचर बट एक्ट्स विद इन फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी व्हिच हैव बीन एग्रीड टू बाय द वेंचर्स will not be considered as a venture, its payment shall be recognized as an expense। मतलब जिन लोगों का जॉइंट कंट्रोल है वो ही मैनेज कर रहे हैं तो वो वेंचरर रहेंगे, लेकिन आउटसाइडर आपने कोई पर्सन बुला लिया मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, किसके अकॉर्डिंग, जो डिसीजंस वेंचरर्स ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड अ वेंचरर। फॉर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर, आपके 3 टाइप्स के जॉइंट वेंचर होते हैं, JCO, JCA एंड JCE। क्या है, जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन, जॉइंटली कंट्रोल एसेट, जॉइंटली कंट्रोल एंटरप्राइज। एकदम सिंपल है। सबसे पहले जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशंस क्या होता है? जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशंस का मतलब होता है, बेसिक मीनिंग समझो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ए और बी ने मिलकर क्या बनाया, AB बनाया। ठीक है, ए का अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी चल रहा है, बी का अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी चल रहा है, और वो साथ में एक प्रोजेक्ट के लिए, AB के लिए साथ में कंबाइन हुआ है। कि जैसे अगर सपोज कोई, उनको क्या करना था, कोई सोसाइटी बनानी थी, ए ने बोला कि मैं आपको क्या दे दूंगा, मटेरियल सप्लाई कर दूंगा, और बी ने क्या बोला, मैं आपको क्या दे दूंगा, आर्किटेक्ट की सर्विसेज दे दूंगा। ठीक है, ये अपने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं बट एक पर्टिकुलर उसके लिए ये दोनों कंबाइन हो गए, तो दैट विल बी कॉल्ड जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशंस। की फीचर्स क्या है, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस, कोई अलग एंटिटी नहीं बनी। ये जो AB है, मतलब AB ये क्या है, ये आपने कोई अलग एंटिटी बनाने की नीड नहीं, आप एक नॉर्मली क्या बोलोगे कि हम एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, इसको आप कोई रजिस्टर कराने की, कोई अलग एंटिटी बनाने की, पार्टनरशिप हम कुछ भी बनाने की नीड नहीं है। ईच वेंचर हैज ओन सेपरेट बिजनेस, दोनों के अपने बिजनेस चल रहे हैं। नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस, कोई अलग से आपको सेपरेट बुक्स मेंटेन करने की नीड नहीं, दोनों अपनी अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे। Venturers use their assets and settle liabilities created by them for joint venture business, दोनों अपने अपने एसेट लाइबिलिटीज यूज करेंगे। जैसे कि हमने बोला था ए मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो ए अपना नॉर्मली मटेरियल सप्लाई करेगा, उसने अगर किसी से उस पे लिया, क्रेडिट पे लिया, तो उसकी क्रेडिटर की पेमेंट वो कौन करेगा, ए करेगा, सारी एसेट लाइबिलिटीज वो अपनी यूज करते हैं। Venturer meets the expenses of joint venture business from their funds. Any revenue generated or income earned from joint venture business is shared by the venturer as per the contract. क्या करते हैं, जो भी लास्ट में आपको प्रॉफिट लॉस आता है, सब अपने में डिवाइड कर लेते हैं। Ventures may prepare account for internal management reporting purpose so that they may assess the performance of joint venture. वो अपने इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए अलग से अकाउंटिंग कर सकते हैं, however they are not required as per AS 27। आपको क्या करना होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बना दो। P&L अकाउंट आपका कैसे बनता है, इस साइड आपके सारे रेवेन्यूज आ जाते हैं, इस साइड सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, नेट आपका प्रॉफिट लॉस आ जाता है। तो जो भी आपके रेवेन्यू हुए बाय टोटल रेवेन्यू बाय ऑल द वेंचर्स, आपके सपोज 2-3 वेंचर्स थे जिन्होंने जो जो रेवेन्यू अर्न करा, मतलब कि आपने जो ये बिल्डिंग बनाई है, सोसाइटी बनाई है, उसमें कुछ फ्लैट्स वगैरह बनाए, वो आपने अलग अलग जगहों को सेल करे होंगे, तो जो जो उससे रेवेन्यू आया सारा लिख दो, जो भी सारे एक्सपेंसेस हुए, सारे वेंचर्स से मिलकर जो एक्सपेंसेस करे वो लिख दो, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगे, आपका नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, जिसको आपको वेंचर्स को उनकी एग्रीड रेशियो में शेयर कर देना है। जॉइंट वेंचर अकाउंट बना दो, सपोज आपकी 3 जॉइंट वेंचर थे, तो तीनों का अलग अलग अकाउंट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, इधर आप लिख दो कि उनको क्या क्या चीजें उस बिजनेस से लेनी है। उन्होंने बोला अगर हमने कुछ एक्सपेंसेस करे वो हमें रिकवर करने, कुछ हमारा प्रॉफिट बनता है वो हमें रिकवर करने, तो इस साइड लिख दो जितना आपको टोटल रिकवरी करनी है, और इस साइड लिख दो जितनी आप रिकवरी कर चुके, नेट अमाउंट आ जाएगा। अगर आपने ज्यादा रिकवरी कर लिया, एक्सपेंसेस कम करे, तो आप बाकी वेंचर्स को पेमेंट कर दो। आपका बनता लेना ज्यादा था लेकिन आपने अभी लिया कम है, तो बाकी वेंचर्स से ले लो आप अमाउंट। जैसे कि यहाँ पे सपोज हम वेंचर ले लेते हैं ए, आपने लिख दिया उसने जो जो एक्सपेंसेस करे वो उसको जॉइंट वेंचर से लेना है, उसका जो प्रॉफिट बनता है वो भी उसको लेना है। सपोज उसने एक्सपेंसेस करे 2 लाख रुपए के, उसका शेयर बनता था 1 लाख रुपए का, उसको टोटल कितना लेना था 3 लाख रुपीज। अभी तक वो कितना ले चुका, उसने कस्टमर्स को फ्लैट से जो भी चीजें थी वो सेल करके पैसे ले लिए थे 5 लाख रुपीज, तो उसने एक्स्ट्रा कितना ले लिया 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो वो 2 लाख रुपीज क्या कर देगा, टू बैंक सेटलमेंट अमाउंट पेड, क्योंकि अगर उसने ज्यादा लिया तो किसी न किसी और वेंचर ने कम लिया होगा, उसको पे कर देगा। अगर यहाँ पे क्या होता, उसने लिया होता 5 लाख की जगह भी सिर्फ 1 लाख, तो 2 लाख रुपीज उसे अभी रिकवर करना था, तो वो बाय बैंक करके क्या कर लेता, रिकवरी कर लेता। क्लियर,
लॉस है तो आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा, सिंपल। ये आपका एग्जांपल एक बार स्टडी मेट का ये रीड कर लेना। ये था आपका जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशंस, जिसमें कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बनती, आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट, एक काम के लिए साथ में काम कर रहे हो, अपना अपना अलग बिजनेस कर रहे हो, अलग अकाउंटिंग कर रहे हो, इसकी ना कोई आपकी बुक्स बनेगी, ना आपको अलग से इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ये तो सिर्फ आप अपने इंटरनल पर्पस के लिए करते हो। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स। ये तो और भी सिंपल है, इसमें तो आपको पूरा बिजनेस का कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ क्या है आपका कोई ना कोई एसेट, कोई हैवी एसेट ऐसा था, कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर वाला, जिसको 2 या 3 बंदे मिलके यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि इसमें एक आपका एग्जांपल यूज़ होता है, सपोज आपकी एक पाइपलाइन जा रही थी, उससे आपको क्या करना था, एक यहाँ पे कॉमन आपके कस्टमर्स थे, उनको आपको पेट्रोल ऑयल कुछ भी सप्लाई करना था। यहाँ 2 सप्लायर्स है, ए और बी, दोनों के यहाँ कॉमन कस्टमर्स और उनको ऑयल सप्लाई करना था। तो उन्होंने सोचा इतनी लंबी जो पाइपलाइन है वो हम बिछाएंगे तो हम कॉमनली उसको यूज कर लेते हैं। दे एग्रीड कि हम 50% टाइम पे ए यूज कर लेगा, 50% टाइम पे बी यूज कर लेगा, तो जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट हो गया। एसेट को आप कहाँ दिखाते हो, अपना नॉर्मल एसेट वाली साइड में दिखा दोगे बैलेंस शीट में, और उसका जो भी एक्सपेंस होगा, डेप्रिसिएशन वगैरह, रिपेयर मेंटेनेंस, वो भी दिखा दोगे, जितना जितना शेयर था। सपोज आपका एसेट कितने का था, हम मान लेते हैं ये एसेट था आपका 5 करोड़ रुपीज का, ठीक है, इसको 50-50 दोनों शेयर कर रहे हैं, तो 2.5 करोड़ का एसेट कौन दिखा देगा, ए दिखा देगा, 2.5 करोड़ का एसेट अपनी बुक्स में बी दिखा देगा, ठीक है। 2.5 करोड़ एसेट विल बिलोंग टू ए एंड 2.5 विल बिलोंग टू बी। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ डेप्रिसिएशन हो सकती है, जो भी डेप्रिसिएशन है उसका भी 50% विल बी क्लेम्ड बाय ए एंड 50% विल बी क्लेम्ड बाय बी। तो हमने इसमें क्या देखा कि आपको कुछ सेपरेटली इन्वेस्टमेंट शो करने की नीड नहीं है, आप कॉरेस्पॉन्डिंग हेड जो भी आपके एसेट था, पाइपलाइन, मशीनरी, व्हाटएवर यू आर यूजिंग इन कॉमनली, उसको आप अपने रिस्पेक्टिव हेड के अंडर शो कर दोगे, और उसका डेप्रिसिएशन या कोई भी एक्सपेंस है वो भी आप नॉर्मली अपने एक्सपेंस के हेड के अंदर दिखा दोगे। तो उसको एक बार रीड करते हैं, बेसिक चीज है आपकी। Key features of JCA: there is no separate legal entity. Venture owns the assets jointly, that is common control over the assets which are used by them for the purpose of generating income or economic benefits to each of them. Expenses on jointly held assets are shared by the ventures as per the contract. In their financial statements, both SFS and CFS, ventures show only the share of asset and total income earned by them along with expenses incurred by them. Example, share in PP will be shown under PP and not as an investment नहीं दिखानी, corresponding asset के अंडर ही दिखाओ, and share in corresponding depreciation will be shown under the heading of depreciation expense। ये आपका एग्जांपल है। JCO and JCA में डिफरेंस क्या है, पर्पस क्या होता है JCO का, JCO इज एन एग्रीमेंट टू जॉइंटली कैरी ऑन ऑपरेशंस टू अर्न इनकम, और JCA का पर्पस क्या होता है, is an agreement to jointly construct and maintain an asset to generate revenue to each venture। यहाँ पे आप asset maintain करते हो, यहाँ पे आप अलग से business करते हो। Assets in JCO ventures use their own assets, दोनों अपने अपने assets use करते हैं, दोनों तीनों जितने भी ventures हैं, और JCA में jointly own the assets to be used in joint venture। Revenue and expenses under JCO, all expenses and revenue are shared at an agreed ratio, और JCA में सिर्फ जो एक्सपेंसेस आपके एसेट से रिलेटेड है वो शेयर होते हैं, पूरे बिजनेस के नहीं, बिजनेस सबका अपना अलग अलग चल रहा है, जितना उस कॉमन एसेट से रिलेटेड आपके क्या है एक्सपेंसेस है वो आपके शेयर हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। फिर आपका आता है जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज। जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज, अब फाइनली आपकी एक सेपरेट एंटिटी बनेगी। इसमें क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटीज फॉर्म, इट कैन बी अ कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म और एनी अदर एंटिटी। द एंटिटी purpose is to own assets, create its own liabilities, expenses are incurred by entity itself and sales are also made by the entity। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, A और B ने मिलके AB बनाया, तो अब ये सारे एसेट लायबिलिटीज किसके बिहाफ पे होंगे, AB के बिहाफ पे। क्रेडिटर्स को पेमेंट कौन करेगा, AB करेगा। एसेट्स किसके होंगे, AB। सेपरेटली आपकी बुक्स बनेगी। अभी तक हमने जो JCO एंड JCA पढ़ा था, दोनों में सेपरेट बुक्स नहीं बन रही थी, इस केस में AB की अपनी सेपरेट बुक्स बनेगी, सेपरेट अकाउंटिंग होगी। द एंटिटी परचेजेस ओन एसेट्स, ये होगा। ऑल द वेंचर्स पूल देयर रिसोर्सेज एज कैपिटल, इसमें जो A और B है अपने क्या लगाएंगे, रिसोर्सेज लगाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर सच JC शोन एज इन्वेस्टमेंट इन SFS एज पर AS 13।
The net results of entity shared by the venturers in ratio agreed upon in contractual agreement. जिस भी agreement में आपने ratio decide करा था कि आप उसमें अपने assets, liabilities, expenses को share करोगे, वो आप share कर लो, आप CFS में show कर दोगे, ठीक है। Consolidated financial statements कैसे बनता है venturer का? CFS of a venture shall be prepared according to proportionate completion method, जिसको हम BCM बोलते हैं. It is a method of accounting and reporting whereby venturers' share of each of the assets, liabilities, income, and expenses of jointly controlled entity is reported as separate line items in the venturers' financial statements. मतलब कि जैसे सपोज आपका A है, B है और AB है, ठीक है। A ने अपनी बुक्स में क्या दिखा रखा था? PP दिखा रखा था 5 लाख रुपीस का, राइट। AB की बुक्स में, मतलब कि जो आपका जॉइंट वेंचर है उसकी बुक्स में पीपी आ रहा है 7 लाख रुपीस का, और B की बुक्स में पीपी था 2 लाख रुपीस का। शेयरिंग ये कर रहे थे 50%, मतलब कि 50-50 की रेशियो में, 1:1 की रेशियो में। ये आपकी पीपी की वैल्यू है। तो A जब अपनी फाइनेंशियल्स बनाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें वो क्या शो करेगा? पीपी अपनी तो उसकी है 5 लाख की, प्लस 7 लाख में उसका कितना शेयर है? 1:1 के अकॉर्डिंग 3.5 लाख का। तो उसके पास पीपी कितनी शो हो जाएगी? 8.5 लाख रुपीस। बी की बुक्स में कैसे शो होगा? बी की अपनी पीपी कितनी है? 2 लाख रुपीस, प्लस उसका शेयर कितना है इसमें? 3.5 लाख, तो इट विल शो इट 5.5 लाख रुपीस। क्लियर? तो ये आपका होता है पीसीएम। आपको लाइन बाय लाइन बेसिस पे सारे एसेट, लायबिलिटीज, इनकम सब कुछ दिखाना है जो भी आपका एग्रीड रेशियो था। जरूरी नहीं है 1:1 ही हो, वो एसेट्स अलग रेशियो में बोल सकते हैं, इनकम अलग रेशियो में, तो जो भी आपको रेशियोज गिवन है उसमें उसको डिवाइड कर देना। Here investment in joint venture will be eliminated against share in net assets of joint venture. Any difference will be treated as goodwill or capital reserve. Again आपका किसका रेफरेंस आ रहा है? AS21 का, जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती थी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट हो जाती थी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने में डिफरेंस आपका कुछ गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता था, ठीक है। अब बाकी जो आपके प्रोविजंस रिलेटेड टू एप्लीकेशन डिसकंटिन्यूअस ऑफ पीसीएम हमने पढ़ा था, जो हम AS23 में भी पढ़ते थे कि कब हमें इक्विटी मेथड नहीं लगाना, आपका कंट्रोल नहीं रहा, मतलब कि एसोसिएट नहीं रही, तो इसके केस में हम क्या बोलेंगे? आपको जॉइंट वेंचर पे जॉइंट कंट्रोल नहीं रहा, ठीक है, टेम्परेरी कंट्रोल था, वो सब चेंज रहेगा। रिपोर्टिंग डेट हम देखते थे सेम होनी चाहिए, मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का हो सकता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज सेम होनी चाहिए, एंड लॉसेज शैल बी सिमिलर टू AS23। From the date of discontinuance of use of PCM, investment in joint venture shall be accounted for as AS21 and 23. जिस दिन से joint control खत्म हुआ उस दिन से आप 21 या 23 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करोगे। In other cases, shareholding less than 20% shall be accounted for as per AS13. लेस देन 20% शेयर होल्डिंग थी, AS13 लगा दो, 20% से लेके 50% तक थी, AS20 आपका 23 लग जाएगा एसोसिएट, एंड मोर देन 51% थी, 51% और मोर तो आपका AS21 लग जाएगा। Ventures own share in unrealized profit in respect of intercompany transactions shall be eliminated only in CFS. Unrealized profit आप हमेशा CFS से eliminate कर दे। तो आई होप आप लोगों को AS23 और 27 अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ क्वेश्चंस का। जैसे आपका AS23 का क्वेश्चन है, AS23 में क्या है आपको बता रखा है 45% बी लिमिटेड ने शेयर्स एक्वायर करे, 15 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी। ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, पेड अप कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जिस दिन एक्विजिशन करा उसी दिन का है, मतलब कि सारा का सारा प्री है। बी लिमिटेड ने प्रॉफिट क्या शो करा? 3 लाख का, पोस्ट एक्विजिशन है ये आपका, एंड डिविडेंड पे करा 1 लाख का 31 मार्च को। आपको क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कितनी दिखाए। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे? इनिशियल रिकॉग्निशन हम किस पे करते हैं? कॉस्ट पे, आइडेंटिफाइंग एनी गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। कॉस्ट वाज 15 लाख। आपका शेयर कितना आ रहा है प्री रिजर्व्स में एंड प्री शेयर कैपिटल में? टोटल 16 लाख था, 10 लाख प्लस 6 लाख आपका 16 लाख था। आपका उसमें शेयर कितना था? 45% मीन्स 7,20,000। You have invested 15 lakhs and got the share of 7,20,000 means there is a goodwill of 7,80,000। इसको शो कैसे करोगे? 720 का शेयर इन नेट एसेट्स है, 780 की गुडविल है, तो आपका क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15 लाख, इनिशियल रिकॉग्निशन। फिर हमने बोला था प्रॉफिट से उसको इंक्रीज कर देंगे, शेयर इन प्रॉफिट्स 3 लाख इंटू 45%, आपका शेयर इन प्रॉफिट्स कितना आ गया? 1,35,000। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी। डिविडेंड लेस कर देते हैं, 1 लाख इंटू 45%, आपका डिविडेंड में शेयर था 45,000, तो आपका कैरिंग अमाउंट कितना आ गया? 15,90,000। सिमिलरली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे AS27 के।
यस 27 का एक क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। ये आपको अलग अलग डिटेल्स दे रखे, ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड P&L बनाया, सबके एक्सपेंसेस लिख दिए, रेवेन्यू लिख दिया, जो नेट आया वो प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। इधर सपोज आपने वेंचरर ए का अकाउंट बनाया, जो जो खर्चे उसने करे थे वो लिख दिया, उसका प्रॉफिट का शेयर लिख दिया, जो उसने रेवेन्यू अर्न करा था वो लिख दिया। उसका क्या आ रहा था, उसने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ले रखा था तो उसने एक्सपेंसेस ज्यादा कर रखे थे, रेवेन्यू कम ले रखा था तो बाकी पैसे उसने बैंक में रिसीव कर लिए, बाकी दो वेंचरर से। जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स में जो कॉमन एसेट्स था वो आप शो कर दोगे अपनी बुक्स में। फिर आपका आता है जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस में आपको अलग अलग शेयर्स बता सकते हैं, जैसे उन्होंने बोला रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को आपको 5:4 में शेयर करना है, प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करना है, कैपिटल आपकी 49% है, तो जिस जिस प्रोपोर्शन में आपको डिवाइड करना है उस प्रोपोर्शन में आप डिवाइड करके दिखा दोगे। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और AS 23 और 27 समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।